मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम नागरिकों को भारत के संविधान को क्यों जानना और क्यों समझना चाहिए। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 26 नवंबर को हर साल, और इस साल भी हम संविधान दिवस मना रहे हैं। हर साल मनाते रहे, इस साल मना रहे हैं, हर साल मनाएंगे। लेकिन ये संविधान दिवस केवल राजनीतिक दलों के लिए नहीं है। यह मात्र संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देने का ही अवसर नहीं है, यह याद करने का भी अवसर है कि जो आज़ादी के बाद हमें संविधान मिला, उस संविधान के अनुसार देश को कैसे संचालित किया जाना चाहिए था और कैसे संचालित किया जा रहा है, और संविधान के ऊपर क्या कोई खतरा है, और खतरा है तो हम नागरिक के रूप में कैसे उस खतरे को समझ सकते हैं, उसके मुकाबिल खड़े हो सकते हैं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले एस.आर. बोम्मई केस जो 1994 में निर्णित हुआ था, उसके कुछ स्टेंजर्स को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के स्टेंजर 3 में बात कहा कि भारत का संविधान एक कानूनी और सामाजिक दस्तावेज दोनों है। यह देश को चलाने के लिए एक मशीनरी प्रदान करता है। इसमें देश के लिए अपेक्षित आदर्श भी शामिल हैं, और जो संविधान ने एक राजनीतिक मशीनरी क्रिएट की है, बनाई है, वह उन आदर्शों को प्राप्त करने का साधन है। मैं समझता हूं कि यह निचोड़ है कि हम नागरिकों को संविधान को क्यों जानना चाहिए और समझना चाहिए। आज की तारीख में ऐसा देखा जा रहा है कि समाज में बहुत सारी ऐसी शक्तियां पैदा हो गई हैं जो संविधान के बुनियादी ढांचे को चुनौती देती प्रतीत होती है। लेकिन जो आदर्श हैं और जिन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक मशीनरी बनाई गई है, और जो मशीनरी संविधान ने इस देश को चलाने के लिए दिया है, उसे हम जानना चाहेंगे। इसीलिए हमको संविधान को भी समझना चाहिए। पहले हम शुरू करते हैं कि वह कौन से आदर्श हैं, क्योंकि एक सामाजिक दस्तावेज है और एक कानूनी दस्तावेज है। जो अपेक्षित आदर्श हैं इस देश के सामने, जो खाका प्रस्तुत करते हैं कि देश को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब ये भी जानते हैं कि संविधान जो हमारी आज़ादी की लड़ाई के जो मूलभूत तथ्य थे, जो मूल्य थे, जो वैल्यू सिस्टम था, जो वैल्यू था जिसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी, आज़ादी के लिए, लिबर्टी के लिए, समानता के लिए, इक्वलिटी के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए, औरत मर्द सबके लिए, बराबरी के लिए, उसके सारे के सारे जो आदर्श हैं वो समाहित हैं हमारे प्रेमबल में प्रस्तावना में। प्रेमबल में कहा गया कि हम इस देश को ये रिजॉल्व करते हैं कि हम इस देश को एक सार्वभौम, समाजवादी, जनतांत्रिक, सेकुलर रिपब्लिक के रूप में बनाएंगे, और हम नागरिकों को समानता का अधिकार, इक्वलिटी, अब स्टेटस है, ना अपॉर्चुनिटी, ना कोई राजा है, ना कोई रंग है, सब लोग बराबर हैं, ये बराबरी का अधिकार देंगे। हम न्याय देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता का अधिकार देंगे। किस चीज की स्वतंत्रता? स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता और पूजा की स्वतंत्रता, और बंधुत्व की भावना रहेगी, भाईचारे की भावना रहेगी। इस बात को इंश्योर करते हुए, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि मनुष्य की गरिमा और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके। यानी ऐसा भाईचारा जो हर मनुष्य की गरिमा का ध्यान रखे और देश की एकता अखंडता का ध्यान रखे। अब जानते हैं कि देश विभिन्न नस्लों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न वेशभूषा वाले लोगों, विभिन्न भाषाओं का देश है, विविधता है। इस विविधता में एकता हमारे जो आज़ादी की लड़ाई थी उसका मूल मंत्र था, उसका मूल्य बोध था, उसे इसमें समाहित करने की कोशिश की गई। अब हम आगे समझें कि इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए कौन सी पॉलिटिकल मशीनरी और इस देश को चलाने के लिए कौन सा सिस्टम गवर्नेंस का इस संविधान में दिया गया है। अब जानते हैं कि इस संविधान में एग्जीक्यूटिव का पावर है, यूनियन और स्टेट के रूप में हमारे देश का जो पूरा ढांचा है गवर्नेंस का, वो बटा हुआ है।
लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, जिसमें पार्लियामेंट जिन विषयों पर कानून बना सकती है और उसके एग्जीक्यूटिव जो सेंट्रल लेवल पे होगा, जो केंद्र स्तर पर होगा, उसमें काम कर सकता है। स्टेट लिस्ट है, जिस स्टेट लिस्ट के आधार पे जो राज्य बने हुए हैं वे राज्य कानून बना सकते हैं और उनकी जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है वो उस पर उन विषयों के आधार पे काम कर सकती है। एक कंकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं और सबकी लिस्ट बनी हुई है, शेड्यूल में, संविधान में ही दिया हुआ है, ताकि कोई किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करे। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर किसी राज्य में संविधान की मशीनरी फेल हो जाए, यानी संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो, ब्रेक डाउन हो जाए, तो केंद्र को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 356 के तहत कि वह वहां पे राष्ट्रपति का शासन लगा सकता है। इसका मतलब हम पूरी तरह से फेडरल नहीं है, जैसे अमेरिका फेडरल है, स्टेट वहां पे तो काफी पावरफुल है, हमारे यहाँ पावरफुल है लेकिन अपनी सीमा के अंतर्गत, लेकिन संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, कोर्ट का सिस्टम बनाया गया है, सेपरेट किया गया, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव किया गया है और सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई अनुच्छेद 32 के तहत कि अगर नागरिकों और पर्सन्स के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है, और मूलभूत अधिकार आप जानते हैं कि भाग 3 में दिए गए हैं, उसी में समानता, उसी में स्वतंत्रता, उसी में 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, उसी में लाइफ और लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी के बारे में, जो अगर कोई गिरफ्तार होता है तो किस प्रकार से उसको सेफगार्ड्स दिए जाएंगे, और उसी में दिया हुआ अनुच्छेद 32 कि अगर इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का प्रोटेक्टर और गारंटर, रक्षक और गारंटी देने वाला बनाया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि नागरिकों को अगर राज्य के सत्ता के द्वारा, अगर राज्य की मशीनरी के द्वारा इस रूप में प्रताड़ित किया जाए कि वह हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट्स में भी अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। इसलिए जुडिशरी की कल्पना की गई, यानी चेक एंड बैलेंसेस के आधार पे हमारे देश की जो गवर्निंग की व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, इस संविधान ने सुनिश्चित किया कि कोई भी अपनी शक्तियों का उल्लंघन नहीं करे। पार्लियामेंट कानून बना सकती है, विधानसभाएं और विधान परिषदें यानी विधानमंडल स्टेट लेवल पे कानून बना सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित किया गया है पार्ट 3 में जो अनुच्छेद 13 उसके तहत कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में नहीं बनेगा। और जब कोर्ट ने इन सब चीज़ों की व्याख्या करनी शुरू की केशवानंद भारती केस में, तो आप जानते हैं कि बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में, चूंकि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, उसमें संशोधन हो सकते हैं, इसलिए अनुच्छेद 368 बनाया गया कि संशोधन होगा, लेकिन केशवानंद भारती केस में एक रेखा खींच दी गई कि वह संशोधन ऐसा नहीं होगा जो हमारे मूलभूत अधिकारों को खत्म कर दे, जो संविधान को खत्म कर दे, ऐसा नहीं होगा। परिस्थितियों के आधार पे, यानी अगर परिस्थितियां मांग करती हैं कि हमें कुछ अन्य चीजें जोड़नी है या कुछ चीजें पुरानी पड़ गई हटानी है, तो बुनियादी ढांचे को नहीं हटाना, क्योंकि यदि बुनियादी ढांचा ढह गया तो फिर पूरा संविधान भरभरा के गिर जाएगा और इस देश को चलाने के लिए फिर कोई आदर्श नहीं रह पाएगा, कोई मशीनरी नहीं रह पाएगी, नए सिरे से क्रिएट करना पड़ेगा। और ये शक्ति आज की तारीख में संविधान ने किसी को नहीं दी। अगर अलग से संविधान बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके संविधान की रचना की गई थी। अब मित्रों, ये भी हमें समझना होगा कि हम टैक्स देते हैं, कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इन टैक्सों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, चाहे वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम जाता हो या कई राज्यों को भी अधिकार दिए गए कि आप सेंट्रल जो टैक्सेस हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो इनका बंटवारा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे टैक्सेस को रख ले। इसके लिए प्रावधान इसी संविधान में दिया गया है कि किस प्रकार फाइनेंशियल रिलेशनशिप दोनों के बीच में होगा। यानी ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं वो बोले कि जो टैक्स से पैसा जमा हुआ वो उनका अपना पैसा है, अमुक जी का पैसा है,
और अमुक जी आपको दान दे रहे हैं स्टेट्स को। फाइनेंस कमीशन की रचना की गई है। हर 5 वर्षों बाद एक फाइनेंस कमीशन बनेगा जो सेंटर और स्टेट के बीच इन टैक्सेस का बंटवारा करेगा। कितना पैसा राज्यों को जाना चाहिए, कितना पैसा सेंटर के पास होना चाहिए। अब हमें नागरिक रूप इसको जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगहों पे तो ऐसा देखा गया है कि राज्य कहते हैं कि सेंटर ने हमारे पैसे रोक रखे हैं, हमें दे नहीं रहे हैं, इसलिए राज्यों में कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो जाती है। और लेकिन अगर दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देता है। नदियां हैं हमारे यहाँ, बहुत सारी नदियां हैं जो इंटर स्टेट वाली नदियां, एक स्टेट से निकलती, गंगा को देख लीजिए, उत्तराखंड से निकलती, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती। कृष्णा कावेरी, आप जानते हैं कि कितनी नदियां उस तरह से है। नर्मदा मध्य प्रदेश में निकलती और राजस्थान गुजरात के कुछ हिस्सों से होते हुए फिर वो खंभात की खाड़ी में गिर जाती। तो ये जो इंटरस्टेट रिवर्स है, इनके पानी का बंटवारा कैसे होगा, इसका भी संविधान में प्रावधान किया गया है। ट्राइब्यूनल इसलिए बनाए जाते हैं। आप जानते हैं नर्मदा के लिए नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो इन चीज़ों को हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत गंभीरता के साथ देखा और ये सोचा कि इन सब चीज़ों के लिए झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट है और जरूरी है कि नदियों के पानी का इस्तेमाल। सतलज यमुना लिंक के बारे में आप सुनते हैं, बहुत सारी नदियाँ जो हमारे तिब्बत प्लेट्यू से निकलती हैं और वो कश्मीर होते हुए पंजाब में आती है और वहां से फिर वो चली जाती हैं पाकिस्तान में। इनके जल का कैसे बंटवारा होगा? तो हमारे संविधान ने इसमें ट्रीटी की बात कही। पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रीटी हुई है, जो सतलज नदी है, ब्यास नदी है, जो चिनाब है, ये बहुत सारी 5 नदियां जिसको हम कहते हैं, इसके नाम पे पंचनद पंजाब, इस 5 नदियों के नाम पे हुआ है। सिंधु भी उसमें नदी शामिल है। तो इनके लिए समझौते हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के साथ, कितना पानी हमारे पास रहेगा, कितना पानी पाकिस्तान के पास जाएगा। ये सब संविधान ने इसकी मित्रों व्यवस्था कर रखी है। इसलिए यह आदर्श दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है, जो पॉलिटिकल मशीनरी है वो दिया हुआ है। अब राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, प्रधानमंत्री होंगे, उसी प्रकार से राज्यों में गवर्नर होंगे। गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि उसे देखना है कि संविधान के अनुसार उस राज्य का शासन चले। मुख्यमंत्री होंगे, मंत्रीगण होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा और उसके एड एंड एडवाइस पे गवर्नर काम करेंगे। और सेंटर में भी एड एंड एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होगा वो राष्ट्रपति महोदय काम करेंगे। यानी सभी पर चेक एंड बैलेंसेस का प्रावधान हमारे संविधान ने किया है। आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के तहत ये जो सुनिश्चित किया गया है कि कानून का शासन हो, रूल ऑफ लॉ हो। अब जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन किए बगैर न तो किसी की लाइफ को की आज़ादी को जो ले सकते हैं, जिसको कहते हैं नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी जो कानून के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई है उसका बिना पालन किए हुए आप किसी की जिंदगी के साथ स्टेट खिलवाड़ नहीं कर सकता और उसकी व्यक्तिगत आज़ादी का उल्लंघन नहीं कर सकता, हनन नहीं कर सकता। इसलिए मित्रों, हमें जानना चाहिए। इतने छोटे से वीडियो में तो मैं सारा संविधान को समाहित नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सोचा है कि संविधान को जाने और समझे का एक सीरीज भी शुरू करूंगा, जिसमें मैं अभी बहुत सारी बातें मैं पहले कह चुका हूं अपने चैनल के माध्यम से, बाकी बची हुई बातें मैं उसके माध्यम से कहूँगा। तो मैं समझता हूँ कि आप इस बात को जरूर महसूस कर रहे होंगे कि जो हर साल नवंबर 26 को संविधान दिवस मनाया जाता है वो महज दिवस नहीं है, वो इस बात के लिए है कि हम अपने को रिटरेट करें संविधान के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं और संविधान के अनुसार देश को किस तरह से चलना चाहिए, और नहीं चल रहा है तो नागरिक के रूप में हमें निश्चित तौर से दबाव डालना चाहिए अपनी सरकारों के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर, कि संविधान का ही पालन हो, क्योंकि संविधान की शपथ लेकर के ही वो शासक बनते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।